घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। दिल्ली चुनाव से 4 दिन पहले बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर साधी चुप्पी। और आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा, दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हालत है पतली। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की हालत पतली है और जो फील्ड से रिपोर्ट है वो नकारात्मक है। और बावजूद इसके कि किरण बेदी के लाने के बाद भी स्थिति बेहतर नहीं बल्कि चीजें बदतर हुई है। बड़ा सवाल है कि क्या इस 4 दिन पहले हालत अगर पतली है, उससे पहले अगर विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं तो विजन डॉक्यूमेंट से इस पतली हालत को वो सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, पहले उनके पास चलते हैं। दिनेश जी, दिल्ली में हालत पतली है, ऑर्गेनाइजर से खबर है ये, और विजन डॉक्यूमेंट 4 दिन पहले आप लाते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली नहीं, पहली बार ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, वही उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। और चुनाव को लेकर व्यक्तियों, संस्थाओं, समाचार माध्यमों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो ये आरएसएस का मुखपत्र है, आरएसएस का एक मुखपत्र है, मैं वही कह रहा हूं। उनकी अपनी ओपिनियन। आप उसे खारिज कर रहे हैं खबर को? नहीं, अगर आप इसको पूरा पढ़े, जैसे मैंने इसको पढ़ा हुआ है, अगर आप नीचे पढ़िए, सिर्फ हेडिंग ना पढ़िए, तो उन्होंने दिया है कि 49 दिन सरकार बनाने के बाद जिस तरह से आप पार्टी का जनाधार घटा है जी, उसी तरह से कमोबेश भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है एक अभिभावक होने के नाते हम आप भी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। हम भी अपने जो अपने से छोटे होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो भाई हों, जब किसी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हम कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं आपकी सारी तैयारी पूरी हो गई है। हम कहते हैं कि एक बार फिर से अपना पेज पलट लीजिए। तो आप सकता है कोई एक ना कोई ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपे हैं वो आपके लिए सावधान करने के लिए है, आपको और ज्यादा तैयार करने के लिए है, बल्कि आपकी जो पूरी स्थिति है उसको चिन्हित करने के लिए नहीं कहा गया। निश्चित तौर पर इसको तो मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूं। अगर पहले से सारे लोग कहना शुरू कर दें कि नहीं आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी कमजोर नहीं है, हो सकता है, हम तो आज भी मान रहे हैं, अभी भी हमको किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी सिर्फ अब तक ये सुनते आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की हालत पतली है। यहां मुखपत्र कह रहा है बीजेपी की हालत पतली है। आनंद रावत जी कांग्रेस के युवा नेता है। आनंद जी, सर्वप्रथम तो मैं दिनेश जी के सकारात्मक रुख के लिए उनको बधाई दूंगा और जीवन में व्यक्ति का सकारात्मक रुख होना चाहिए। और मैं इनसे ये कामना करता हूं कि अपने नेतृत्व को भी ये सकारात्मक रुख देने की सलाह देंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले 200 सांसदों की फौज उतारी, वो फेल हो गई। फिर उसके बाद 2 दर्जन मंत्रियों की फौज उतारी, वो अनाप शनाप बयान दे करके वो फेल हो गए। फिर किरण बेदी जी को लाए, वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आज ऑर्गेनाइजर जो खुद दिनेश जी भी स्वीकार रहे हैं कि संघ इनका अभिभावक है, और मेरे ख्याल से पहली बार किसी ऐसे मंच पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ने स्वीकार किया होगा कि आरएसएस संघ उनका अभिभावक है। नहीं तो हमेशा ये यही कहते थे कि बीजेपी अलग है और संघ अलग है। यहां पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि संघ इनका अभिभावक है। और ऑर्गेनाइजर इनका जो मुखपत्र है वो इस बात को कह रहा है कि बीजेपी की हालत दिल्ली विधानसभा चुनाव में पतली है। तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने 1-2 दिन पहले कहा होगा, जो आज छपा होगा। लेकिन प्रतिदिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो रही है, उससे स्थिति इनकी बद से बदतर होती जा रही है। और जरा कांग्रेस के बारे में आपसे, अगर जैसे आपने दूसरी बार घोषणा पत्र आपने जारी किया है, पहले घोषणा पत्र 4 दिन पहले दूसरे घोषणा पत्र, वहां अगर हालत पतली है, आपकी हालत पतली है, ये हम सुनते आ रहे थे। तो मेरा ये सवाल है कि दूसरा घोषणा पत्र से आपका कितना हालत सुधर सकता है? वो दूसरा भाग है, दूसरा घोषणा पत्र नहीं, वो एक ही घोषणा पत्र की सीरीज का दूसरा भाग है जी। और इस पूरे घोषणा पत्र में हमारी मुख्य जो केंद्र बिंदु है राइट टू शेल्टर। जैसा कि सबको पता है कि कांग्रेस का 10 साल का
केंद्र में शासनकाल रहा और उसमें जो अधिकार की बात कही, चाहे वो सूचना का 15 साल में आपने शिक्षा नहीं का किया, अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, उसी के तहत राइट टू शेल्टर, यानी मतलब सबको मकान का अधिकार की बात घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कही है। और जहां तक बात 15 साल तक हमारी सरकार रही, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे। और इन 15 सालों में कांग्रेस ने दिल्ली के चेहरे को बदला है। हम सब जितने भी यहां पर बैठे हैं सब दिल्ली की बदलती तस्वीर के गवाह हैं, इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। इसकी हकीकत को समझते हैं आनंद जी। दिलीप जी एक मिनट बीच में, सिर्फ एक मिनट। सिर्फ हमारे कांग्रेस के जो साथी ने कहा है कि हम 200 लोगों को उतार दिए, एमपीओ को, हम 24 मंत्रियों को उतार दिए। आज हम इस स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सांसद, इतने मंत्रियों और भाजपा के कार्यकर्ता आप उतारे, हम पास होने के लिए उतारे हैं, लेकिन आपकी पूरी पार्टी अपने एक नेता को नहीं पास करा पाई है। जरा अवधेश जी से समझते हैं। अवधेश जी, ये जो हालत पतली है, विजुअल डॉक्यूमेंट है, दूसरे घोषणा पत्र है, कई तरह के दिल्ली चुनाव में, चुनाव वाकई जो है दिलचस्प है यहाँ का। नहीं, दिल्ली का चुनाव आप देखिए कि दिल्ली में 1.25 करोड़ के आसपास अस्थायी जनसंख्या है, कोई 1 करोड़ 80, लेकिन नॉर्मली 1.25 करोड़ की जनसंख्या है। 70 सीटें, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसके अलग जो है नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, जहां डीडीए अलग है, पुलिस अलग है। लेकिन दिल्ली का चुनाव ऐसे लग रहा है कि देश के चुनाव का सबसे बड़ा महायुद्ध हो गया है। और पहले ऑर्गेनाइजर में वो एक रिपोर्ट उसने लिखा है, वो रिपोर्ट बिल्कुल मतलब धरातल की वास्तविकता को बताने वाला है जी। देखिए, चुनाव के स्थिति, लोकसभा चुनाव के समय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल खुला मैदान था। उसने यही तो लिखा है कि केजरीवाल 49 दिनों में छोड़ के चले गए, उन्होंने जो कुछ किया उससे मध्यम वर्ग में उनका जनाधार घटा, सब कुछ किया, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हुई और आज उसने खोया हुआ जनाधार फिर से पा लिया है। यह उसमें लिखा हुआ है केजरीवाल ने। और ये सारे नेताओं को उतार रहे हैं, किरण बेदी को लिया है, फिर भी स्थिति अभी उस ढंग से सुधार नहीं रही है। बिल्कुल। तो वो उसका देखिए, उसका कारण अगर आप समझेंगे ना, उसका जो बात दिनेश जी कह रहे थे, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं कि ये अभिभावक का तैयारी के लिए दिनेश जी तो उसको एक पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं और उनको देखना भी चाहिए कि जो कुछ हमारे बारे में कहा है, नेता यही कहते हैं ना कि अपने लोगों के बारे में कि भाई उन्होंने कहा है तो हमारे लिए कहा है, हम उसको देखेंगे, हम उसको समझेंगे, उसके अनुसार जो गलती है उसको सुधार करेंगे। लेकिन अब 4 दिन आपके पास चुनाव का 3 दिन बचा हुआ है। ये रिपोर्ट उसके आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की स्थिति देखिए आप जरा। बीजेपी की हालत के बारे में जो बखान हो रहा है और जो कांग्रेस दूसरा घोषणा पत्र कर रहे हैं कि ये भाग 2 है। अब सवाल ये पड़ता है कांग्रेस पार्टी को, देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए, दोनों पार्टियां, जो कांग्रेस पहले गलती करती रही वो बीजेपी आज कर रही है। तो कांग्रेस अपनी उसी गलती से इस देश से कांग्रेस का इतना बुरा पराभव जिसकी उसको कल्पना नहीं थी हो गई है। तो कांग्रेस के पास इस समय तो खोने के लिए कुछ नहीं है। 15% वोट है उनका, 8 सीट थी, साला एक जीते या आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरे देश में जो एक लहर जैसी आज भी है, मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का नाम अभी भी देश में सबसे लोकप्रिय नेताओं में है। उनके भाषण सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, आकर्षण सबसे ज्यादा है, प्रभावित भी होते हैं। उनके विरोधियों की संख्या भी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में हालत तो क्यों हुई जी। देखिए, बीजेपी ने कई गलतियां की है। सबसे पहली गलती ये की है, आप क्या गलतियां की, इस पर मैं आपके पास आता हूं। जरा एक बार प्रेम जो शुरुआती एक धर्मानी साहब से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। 2 चीजें धर्मानी जी, एक कि बीजेपी की क्या आप जो हालत पतली है, वाकई पतली है, और इतनी पतली है कि बीजेपी के लिए चुनौती है कि 4 दिन पहले विजन डॉक्यूमेंट लाती है और वही चीजें हैं जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के बीच में जो लड़ाई है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप आकर्षित कर लें। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट तो मुझे लगता है एक इस चुनाव में अगर हम चुनावी प्रक्रिया देखें तो घोषणा पत्र की जगह पहली बार किसी पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट के रूप में अपना बताया है कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरह करने वाले हैं। मुझे लगता है विजन डॉक्यूमेंट जिसने रिलीज किया उस समय किरण बेदी ने ये बात कही भी और उनके नेताओं ने भी कही कि हम विजन डॉक्यूमेंट इसलिए लेके आए, घोषणा पत्र में तो वादे हैं, जबकि हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं।
ये दिल्ली के मतदाताओं को समझ में नहीं आया। मुझे घोषणा पत्र में आप वादा नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी दृष्टि देखिए क्या समझ में आया वो तो रिजल्ट बताएगा। नहीं, रिजल्ट नहीं, मैं आपसे समझना चाहूंगा एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, क्या आप ये देखते हैं घोषणा पत्र नहीं जारी करके विजन डॉक्यूमेंट आप जारी कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल लोगों के लिए क्या फर्क पड़ता है? फंडामेंटल उसमें देखिए आम लोगों के लिए इसके क्या फर्क है? फर्क ये है कि घोषणा पत्र में तो आपने कहा कि हम ये करेंगे, उसमें कैसे करेंगे, कहां से प्रोविजन होगा, उसका कहीं जिक्र नहीं होता है जी। जबकि विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने एरियाज बताए हैं कि कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और व्हाट आर आवर प्रायोरिटी जी। तो इसमें जो उन्होंने मैंने बताया ना कि पहली बार हुआ है, तो अब या पहली बार बीजेपी जो है घोषणा करने से, वादे करने से बच रही है? तो इसमें वादा ही तो है और क्या है? वो जो आप बात तो करना फिर विजन डॉक्यूमेंट, फिर आप ये हमें बताइए दोनों लोग कि आखिर घोषणा पत्र के बदले विजन डॉक्यूमेंट वो बच रही है। मैं ये कहना चाहता हूं वो बच रही है। वो बच क्यों रही है? क्योंकि उसको केवल विजन डॉक्यूमेंट है। देखिए ये है घोषणा, विजन जैसा हमको इसमें कुछ नहीं। मुझे ये लगता है, चलिए मुझे ये लगता है, मैं आपके पास लौट आ रहा हूं, मुझे ये लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट पेश करने के पीछे जो उनकी मानसिकता है, क्योंकि उसको बार बार वादा खिलाफी, झूठ बोलने वाला, घोषणाओं से मुकरने वाला प्रेजेंट वो कर रहे हैं, जो अपना विरोधी वो मानते हैं मेन अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी के नेता केजरीवाल को, इसलिए वो उससे शायद घोषणा पत्र के शब्द से बच रहे हैं। ये मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिकली चीजें हैं और उस चीज को उन्होंने बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया। दिलीप जी, विजन में और घोषणा में यही दोनों में अंतर हो गया ना। एक आप जवान से कहते हैं, जब आप घोषणा शब्द का इस्तेमाल होता है वो आंख से घोषणा नहीं की जाती, घोषणा हमेशा जबान से की जाती है। और तो पहले जवान से आंखों में होना चाहिए। अब क्या हो गया? सामने होना ये सवाल, पहले आप जवान देते थे लोगों को, मतदाताओं की, मैं आपके लिए ये करने वाला हूं, अब आप जवान नहीं देना चाहते हैं। भाई आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे सारे क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर है, अब राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन का दौर है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, लोग या जनता घोषणाओं पर नहीं जाना चाहती, जाना चाहती है कि जो हमारे साथ और मेहमान है, हमारे साथ दिनेश जी, आपने दो प्रश्न किए, मैं आपके पास दिख रही है, एक मिनट दिनेश जी। भैया 2004 में बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट निकाला था लोकसभा चुनाव में और बुरी तरह हार गई थी। विजन डॉक्यूमेंट उस पर चर्चा है। आपने दूसरा प्रश्न पूछा, ऑर्गेनाइजर ने कहा। जी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं वही बात करने का, जो ऑर्गेनाइजर की बात आपने कही, हमें कमर्शियल ब्रेक पे जाना पड़ेगा। अभी हमारे वो ऑर्गेनाइजर पर है कि नहीं, ये विजन डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर और ये जो जो ऑर्गेनाइजर में जो आया है उसमें उन्होंने जो बात कही है, जो मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए मैंने अभी खोला है, कंप्लीट करें। उसमें उन्होंने कहीं पर भी उन्होंने पिछली बात कही है कि किरण बेदी को लाने के बाद क्या क्या स्थितियां हुई हैं और आप से अच्छी तरह से बीजेपी लड़ने की स्थिति में पतली है मुख्य तौर से, ये तो है पिछले, इसमें इसको आप नकारते हैं उसी वजह से किरण बेदी को लाइए लिख रहे हैं जी, और उसके बाद इंप्रूव हुई है, इंप्रूव हुई है, उससे चीजें इंप्रूव नहीं हुई है। देखिए मैं तो चीजें इंप्रूव नहीं। एक छोटा सा हमें पुष्पेंद्र माफी चाहता हूं और साथ ही साथ जगदीश नेहरा साहब हैं हमारे साथ, उनसे भी करेंगे छोटा सा ब्रेक लेके जल्द लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली चुनाव पे, बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। दिल्ली चुनाव से 4 दिन पहले संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक खबर है कि दिल्ली में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं, हालत पतली है। हालांकि धर्मानी साहब बता रहे थे कि कैसे उन्होंने कहा कि किरण बेदी के आने के बाद से चीजें इंप्रूव की है। पुष्पेंद्र, कुल मिलाकर के 2 चीजें हैं इसमें, 3 जो आज महत्वपूर्ण खबरें हैं। कांग्रेस की तरफ से दूसरा घोषणा पत्र, बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र नहीं विजन डॉक्यूमेंट, संघ के तरफ से एक लेख जिसमें कहना बीजेपी की स्थिति क्या है, और केजरीवाल पे आरोप कि उन्होंने मनी लॉन्ड्री का काम वो करना, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले, कुछ घंटों पहले चीजें हो रही है।
इसको कैसे देखा जाए आज जब 4 दिन रह गए हैं चुनाव मतदान होने से पहले, कैसी क्या पार्टियां अपनी स्थिति को बेहतर करने में जुटी हुई है, इसको सिर्फ देखा जाए, या पार्टियां वाकई जो है समझ नहीं पा रही दिल्ली के मतदाता को? देखिए, मुझे लगता है कि पंडित पंथ मार्ग में और केशव कुंज में इतनी दूरी हो गई है कि एक तरफ उनका मुखपत्र कहता है कि बीजेपी की हालत पतली है, और ये 4 दिन पहले कह रहा है, और पंडित पंथ मार्ग पे जो विजन पुष्पेंद्र जी उसको बिना पढ़े ना इस पे मुझे लगता है कमेंट करना आपके लिए। मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, मैं क्या कमेंट कर रहा हूं? नहीं, कहां से निकलता है संघ का? जी, वहीं से निकलता है। तो मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन उसमें लिखा क्या है? अरे मैं ये पढ़ रहा हूं। अब ये आप इतनी डिबेट के बाद मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो बोल चुके उस पर आधे घंटे। जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं जी कि ये कैसे अजीब बात है कि जिस संघ के कार्यकर्ता के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता पे पहुंची है, उस पार्टी का जो मुखपत्र है वो 4 दिन पहले ये कहने पे मजबूर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, और जो विजन डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो 70 में से 60 सीटें जीत रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिसको अभिभावक अपना मान रहे हैं और जो नीचे बच्चे कह रहे हैं, उसमें इतनी दूरी कैसे हुई है। दूसरी बात, दिनेश भाई ने एक बात कही कि हम घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं होता है, विजन का अर्थ होता है। तो उसमें मैं बता दूं कि ये दोहरा चरित्र जो इन्होंने किया है, कश्मीर के अंदर जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो जम्मू में धारा 370 पे वोट मांग रहे थे, और वैली में धारा 370 की चुप्पी पे वोट मांग रहे थे, और वहां इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट में मैनिफेस्टो निकाला, उसमें धारा 370 का जिक्र नहीं है। लोकसभा में जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला तब उसमें धारा 370 था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पहली 10 तारीख को जो रैली नरेंद्र मोदी की हुई, और वो उसके बाद में एक के बाद डेली वेजेस पे चीजों को लड़ने की कोशिश की, कभी किरण बेदी को लाया, कृष्णा तीरथ को लाया, फिर तमाम स्टिंग आने लगे, यकायक रातों रात जो है वो फॉरेन फंडिंग की बात होने लगी। केंद्र में आपकी सरकार है, 8 महीने पहले अगर किसी ने नंबर 2 का पैसा लिया था तो आप चुप क्यों बैठे थे? मुझे लगता है कि बीजेपी के बारे में अगर सही किसी ने असेसमेंट किया है तो आरएसएस का जो मुख पत्र है उसको हमें इसलिए सही मानना चाहिए कि कम से कम उनके ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता कि यह खबर, यह स्टोरी उन्होंने हवा में लिख दी होगी, क्योंकि उनकी ही पार्टी की यह हालत है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जबरदस्त बिखराव है, और किरण बेदी के आने के बाद से जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आज संघ के इस स्टेटमेंट से यह साबित हो गया कि संघ का कार्यकर्ता भी किरण बेदी, कृष्णा तीरथ और बाहर से जो इंपोर्ट करके लोग लाए जा रहे हैं उसकी वजह से नाराजगी है। दूसरा, एक और बात कह रहा हूं, इन्होंने 4 विधानसभा चुनाव लड़े लोकसभा के बाद। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा, हरियाणा में इन्होंने कहा नहीं, हम तो चुनाव मोदी के साथ लड़ रहे हैं, हमारे यहां मुख्यमंत्री घोषित करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब मोदी के चुनाव आप लड़ रहे थे, मोदी के चेहरे पे लड़ रहे थे, उनके साथ लड़ रहे थे, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपने अन्ना आंदोलन में जो लेडी थी, जो बीजेपी के खिलाफ बोलती रही, रातों रात आपने उसे इंपोर्ट किया और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी बना दिया। यह पहली बार हुआ है कि बीजेपी कहती है दिल्ली में कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, हरियाणा में कुछ, जम्मू कश्मीर में कुछ। इस कंट्राडिक्शन की वजह से दिल्ली का मतदाता जो है पूरी तरह से कंफ्यूज है। आप ये कह रहे हैं बीजेपी मामले में। चलिए, जगदीश नेहरा साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस में रह के थे पहले, अब बीजेपी में हैं। जगदीश नेहरा जी, हरियाणा में जब तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पे आके किरण बेदी बाहर से लाते हैं, इससे दिल्ली में कंफ्यूजन है, तमाम तरह के लोग, जो साधन है आपके पास, आप सब कुछ उसमें झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पूरे देश से नेता आ रहे हैं। क्यों ये ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं जी। फिर बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो आप ग्राउंड पे बात देखें ना जी, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से लोगों में पैंट है। मैं आज भी और कल भी फील्ड में जाके आया हूं, और वहां ऐसी कोई बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। देखो, जो मुखपत्र है आरएसएस का, उन्होंने जो कहा है वो चेताने की बात है भी, हमेशा विरोधियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये तो एक 4 दिन पहले चेता रहा है, नहीं, कमाल है नेहरा साहब। कभी चेताओ, चेताने में क्या बुराई है। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि नेहरा साहब ने जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उसका पूरा होमवर्क समझ लिया। मैं तो अभी मुझे इस डिस्कशन में पता चला कि नेहरा साहब भारतीय जनता पार्टी में है। आपको पिछली बार भी यही बात थी
चलिए अब ज्यादा मैं आपसे नेहरा साहब चलिए पहले सवाल पे आपने जवाब दे दिया। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, इन्होंने पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी हम इकट्ठे डिस्कशन किया। इनको पता है भी मैं बीजेपी से आया, बीजेपी का मैंने चुनाव भी लिया, हरियाणा में लड़ा, ये सारी बात का पता है। लेकिन ये जोर से कह रहे हैं, मैं जो कह रहा था वो मेरी बात, मेरा सवाल एक है कि आप चलिए, आपके अभिभावक हैं, उन्होंने आपको चेतावनी दी है, आपको सावधान किया है, आप बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि हरियाणा में घोषणा पत्र, दिल्ली में विजन डॉक्यूमेंट, क्या फर्क है इसमें? क्या फर्क है वही समझना चाहते हैं। नहीं, ऐसा क्यों? है, घोषणा पत्र लोगों में एक तरह की एक बात जहन में आ गई कि घोषणा पत्र और घोषणा पत्र और घोषणा पत्र, वादे वादे वादे, लेकिन किस ढंग से क्रियान्वित तो हरियाणा करेंगे, में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, दिलीप मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, किस लोकसभा ढंग से में कार्यान्वित करेंगे, उसको कैसे लागू करेंगे, जी। आपका तरीका क्या है, ये सारी बातें यदि विजन डॉक्यूमेंट में नहीं है लगा दिलीप तो जी, इसमें नहीं, बुराई नहीं, क्या है? जी। ये घोषणा पत्र का हर बार घोषणा पत्र, हर बार घोषणा पत्र, चलिए, इससे आप- लोगों आप- में जी, बात समझ में नहीं आती लोगों को। देखिए सब नहीं, लेकिन अवधेश भाई, मुझे लगता है कि घोषणाओं की सिलसिले में नरेंद्र मोदी की 8 महीने की सरकार कटघरे में है। इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं और हर लोग पूछ मैं रहे ये नहीं हैं मानता। कि काला धन कहां आया, 15 लाख, उनको लगा कि घोषणाएं बंद कर देना नहीं, चाहिए ये और नहीं घोषणा ये पत्र नहीं बंद है। कर देना चाहिए नहीं, और नहीं, विजन नहीं। की बात करनी चाहिए। नहीं, उसमें ये कारण नया भी- जुमला है कि हम विजन लाए, घोषणा तो हो चुकी, अब घोषणाएं ब्रेक पूरी में हो है नहीं रही जी, 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 है, जी, यहाँ जी। विकास नहीं हो रहा है, 9 महीने हो रहे हैं, विकासवीर सिंह चौहान को लोग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। दिलीप जी, ना, ना, मुझे मैं यहाँ कभी तो कभी मैं इस बात पे थोड़ा अजीब सहमत लगता है, अवधेश जी बीच में मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी लोगों को नहीं लग रहा है कि विकास हो रहा है। अगर अभी भी आपको विकास नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों को जबरदस्ती थोप नहीं नहीं, सकते आप हैं। एक चीज मुझे बताइए जी। कि विकास कैसे होगा? महंगाई दर, थोक महंगाई दर 0 पे चली गई। आज आप देखिए 1200 को सिलेंडर जो है 600 पे आ गया है। आप क्या चाहते हैं इस देश में? मोदी जी से आप क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? इस कम समय में आप क्या चाहते हैं? जो विजन डॉक्यूमेंट जिसकी दिलीप चर्चा जी, आपने जी, मुझे आपत्ति है इस वक्तव्य पे, मुझे सख्त आपत्ति है इस वक्तव्य पे। आज तक नरेंद्र मोदी जी केवल मन की बात कह करके, एक तरफा बात कह करके बचते चले आए, लेकिन आज सौभाग्य है दिनेश नागर जी का कि वो सामने तो आए इस तरह की मन की भी बात नहीं कर पा रहे थे। बात कह करके। मनमोहन जी तो मन की बात नहीं कर, तो सोनिया जी की बात कर रहे थे। तो कृपया करके क्षमा कीजिए, सूप जी, तो सूप बोलिए बोले, आनंद जी। चलनी भी बोले, जिसमें दिनेश- 72 छेद, तो दिनेश जी, नहीं अब उसमें सुन आपकी लीजिए, मुझे अब सलाह मैं की आपके जरूरत एक छेद गिनवाता आप हूँ। जब- नहीं, आप अपना पिछले छेद देखिए। 225 दिन के छेद गिनाता हूँ। नहीं, हम गिनवा रहे हैं, आप सुनिए ना। घोषणा आपने पत्र और कहा विजन, कि ये दिल्ली कुछ नहीं, में- ये शब्दों का दिल्ली लॉलीपॉप में है। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी, आपने अपने महल बना लिए। आपने गरीबों का नहीं कि आप 60 साल थे, आप जहां झुकी वहीं मकान नहीं बना लिए। आनंद जी, आपके महल अगर बने। यहाँ पर आप स्वस्थ लोगों- बहस हो, आनंद जी, अगर यहाँ पर स्वस्थ बहस हो और कार्यक्रम का कोई औचित्य हो तो दिनेश जी 2 मिनट चुप रह करके बात सुने। जी, आप आनंद बीच में जी। बोलने लगे, जब आप बोले हम बीच में बोले थे। जब आपत्ति किसी चलिए, को होती है आपने तो बोला, सुनो। आपका समय है तो आप बोलिए ना। आनंद रावत जी बोलिए। आपका तो मुकाबला आपसे है, आप आपके बारे में कहिए, कांग्रेस ने इसलिए कि कहा कांग्रेस और आप एक ही तो हैं। दिनेश जी अजीब बात कर रहे आनंद हैं। रावत जी, आप आनंद समझ रावत रहे जी, हैं, कांग्रेस और आप आज क्या अलग हो गए आनंद क्या? रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बताएं जी। आनंद रावत जी, देखिए, सबसे पहले जो दिनेश जी जो बात कर रहे हैं विकास की और महंगाई की, ये दो अलग अलग विषय हैं। और सबसे पहले तो जो उन्होंने घोषणा पत्र और विजन की बात कही, ये सिर्फ शब्दों का लॉलीपॉप है। और ये यहाँ पर बैठे हुए सभी पैनल के साथी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज घोषणा पत्र शब्द का उपयोग करने से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि 225 दिन का उनको हिसाब देना है घोषणा पत्र में किए हुए वादों का, चाहे वो कालाधन के विषय में हो, चाहे वो तमाम जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के विषय में, पुलिस को आधुनिकीकरण करने के विषय में, या युवाओं के संदर्भ में धारा 370 के विषय में तमाम जो बातें कही, वो कहीं पर भी उससे डरने की जरूरत है। मैं तो इससे कतई सहमत नहीं हूं। उनकी देखिए अवधेश जी, आप पत्रकार हैं, आप में संयम होना चाहिए बात को नहीं, आप सुनने का। संयम है ना, आप और संयम भी थोड़े सीखेंगे। मैं ये बात ये- यहाँ मैंने बोलने लेकिन अवधेश जी आप बात कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी को, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने के बाद किरण बेदी को क्यों इंपोर्ट करना वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं उसको बताना चाह रहा हूं। आनंद रावत जी कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जी आनंद जी। जी, और जहां तक इन्होंने महंगाई की बात कही, ये पूरा देश जानता है आज इस बात को कि महंगाई कम होने में नरेंद्र मोदी जी का कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं है। ये मनमोहन सिर्फ सिंह और का सिर्फ वो अपने अंतर्राष्ट्रीय आप स्तर आकाश से पर घट गया। जो नहीं, कच्चे कांग्रेस तेल का की कीमत योगदान है। घटी है,
जी। और उसी अनुपात में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटे हैं, ये पूरा देश जानता है। ये पूरा देश जानता है कि ओबामा के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी 10 लाख रुपए का कोट पहनते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया उधेड़ रहा है इस बात को। एक चीज और समझता है, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात दिनेश करते हैं कि जी, फटी कोर्ट में गए थे। मेरे ख्याल से आपकी पृष्ठभूमि चाय बेचने वाली नहीं है। आप चाय बेचने वाले से बेहतर हैं, लेकिन आपने भी कभी 10 लाख रुपए का कोट नहीं पहना होगा। आज मनरेगा का कर्मी ने भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, और वो कहीं ना कहीं गरीब तबका जो चाय बेचने वाला था, रिक्शा वाला था, वो नरेंद्र मोदी को विश्वास करके वोट दे रहा था। लेकिन जनता ने मैं वही बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से ठगा है लोगों को, वो उसी बात से डर करके विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी घोषणा पत्र या कोई भी विजन वो अधूरा है जब तक कि उसमें पैशन ना हो। जब तक कि उसमें पैशन ना हो, ये पैशन नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी में वो पैशन की कमी दिखाई दे रही है। तभी ये नए नए शब्दों के जुमले यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। एक सेकंड, आप 2 रुपए 25 पैसे डीजल आज ही 2 बात कर रही है। पुष्पेंद्र जी प्लीज। पुष्पेंद्र बाबू देखो, इनका 2 प्रश्न है कि आखिर इन तीनों को मिला के देखिए कि विजन डॉक्यूमेंट क्यों आ गया, उधर से ऑर्गेनाइजर ने भी लिख दिया, और ये सारी बात देखिए। युद्ध में इसको ठीक से समझिए, तो युद्ध में सबसे पहली जरूरत होती है कि अपने दुश्मन की शक्ति की पहचान करना, उसके अनुसार रणनीति बनाना। आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो इसीलिए चुनाव में तो पहले अगर आपने लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र में चुनाव में आप इसको युद्ध कह रहे हैं, ये नहीं युद्ध ही है, ये अहिंसक युद्ध है, ये एक अहिंसक युद्ध है। तो उसमें अगर बात कर रहे हैं, अगर आप रणनीति की बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि रणनीति क्या त्रिलोकपुरी में सांप्रदायिक दंगे करके रणनीति बनते हैं? क्या साध्वी निरंजन ज्योति, रामजादे और ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं? मेरे को तो बोलने दीजिए, रणनीति की बात यहाँ पर मत करिए। यहाँ पर इनका विजन और दूसरा होता है कि उसके अनुसार आप रणनीति बनाते हैं। जब आप मूल्यांकन करके रणनीति बनाते हैं, तब वहां स्थान आता है कि भाई इसके अनुसार युद्ध का नेतृत्व कौन कर सकता है, क्योंकि हमारे सामने वाला किससे मुकाबला करना है। जब आपका नेतृत्व तय हो जाता है, तब आप देखते हैं कि इसके सेनानी कौन होंगे, और इन चारों के बाद फिर आपका होता है कि उसको हम लॉजिस्टिक संसाधन कैसे उपलब्ध कराएं। तो अब यह है कि आप देखेंगे ध्यान से, तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिस्पर्धी दुश्मन जो भी कहिए उसके शक्ति के मूल्यांकन करने में चूकी। उसको लगा कि लोकसभा में हमारी 60 सीट पर बढ़त थी, 46% थे, हम तो ऐसे ही जीत रहे हैं और मोदी का नाम हमारे साथ है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें भी लोगों ने बानगी मार दी। तो बानगी मार दी, राजनीति ऐसी गंदी खेली कि पहले मोदी के नाम का होर्डिंग लग गया, आपने किरण बेदी को ले आया। तो किरण बेदी को जब ले आया था, जिसको राजनीति का कौखा का नहीं पता है, वो अपना विजन डॉक्यूमेंट पहले जारी कर दी है पार्टी के पहले। कार्यकर्ताओं में विद्रोह हो चुका है। अब 5 घटनाएं देख लीजिए। पहली बार अमित शाह को पहले दिल्ली प्रदेश की बैठक लेनी पड़ी जब स्थिति हो गई, उसके बाद मंत्रियों की बैठक बुलाई, फिर अनंत कुमार ने घोषणा की कि हम बिल्कुल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं अब नेताओं का, 120 सांसद, इतने मंत्री, दुनिया देश भर से इतने कार्यकर्ता आ रहे हैं, इतने बैनर लगाएंगे। उसके बाद भाजपा के इतिहास में कहना क्या चाह रहे हैं? प्लीज भाजपा के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष को पन्ना समिति और बूथ तक की मीटिंग लेनी पड़ी। मतलब यह है कि जो कुछ वो लिख रहा है, भाजपा को भी इसका एहसास हो गया है कि हमने दुश्मन की शक्ति को सही नहीं पहचाना, रणनीति गलत हो गया, नेतृत्व के नाम पर जिसका चेहरा रखा उसका उल्टा दाव पड़ गया, और हम ठीक से संसाधन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अब उनके सामने इस समय सिचुएशन जो था वो यही था, एक विजन डॉक्यूमेंट पहले ले आओ, और विजन डॉक्यूमेंट जो है वो घोषणा पत्र ही है, क्योंकि हर्षवर्धन के नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी होने के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन किरण बेदी ने विजन जारी कर दिया। तो अब घोषणा पत्र के बजाय फिर विजन जारी करो। आज का सिचुएशन यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस आत्मविश्वास में नहीं है कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर में छपा है वो उसी को प्रतिबिंबित करता है। चलिए दिलीप जी, मैं आपके पास एक नरमान जी, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे रणनीति को और पूरा खुलासा करके कि भारतीय जनता पार्टी आज किस स्थिति में खड़ा है, और आज से उनकी तैयारी
कि एक शुरुआत वो बता रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट। मुझे देखिए, मुझे ये लगता है कि अवधेश भाई ने अपने ढंग से चीजों को रखा है। चुनाव के लिए हर पार्टी की अपनी अपनी योजना होती है और वो अपने अपने ढंग से लड़ते हैं। हाँ, मीडिया का जो आंकलन है उसमें मैं भी शामिल हूं कि बीजेपी की जो स्थिति चुनाव घोषित होने से पहले थी वो बीच में खराब हुई, बहुत अच्छे से खराब हुई। पर्टिकुलरली ये जो बात इन्होंने कही, नाराजगी आई, नेताओं में नाराजगी आई, क्योंकि उन्होंने किरण बेदी को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। चलिए, आई एग्री, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके ले रहे हैं। घोषणा पत्र और विजन की मैंने पहले बात बता दी चलिए, आपको। उसके आगे की जो बात है कि जो स्थिति खराब हुई थी, जैसे ही मोदी कैंपेन में निकले हैं वैसे ही चीजों में रिवर्स गियर लगा है और आज स्थिति बीजेपी की वो नहीं है जो मुख पत्र में लिखी है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि 24 घंटे में बीजेपी, मैं ये नहीं, 24 घंटे नहीं, ये जो आज छपा है ये पिछला प्रतिबिंबित है और उसमें भी उन्होंने लिखा है कि स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने किरण का दाव खेला है। और उसके मैं ये पढ़ रहा था अभी। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? फाइनल वर्ड मैं ये कहना चाहता हूं, फाइनल वर्ड ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें कि कांग्रेस की स्थिति भी दिन प्रतिदिन इंप्रूव हुई है। जो पिछली बार शीला जी रोक रही थी, रुक, सुन के जाइए, अब उनको भी, उनके नेताओं को भी रश मिल रहा है। जो पिछली बार हम लोग ही आपको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करके चल रहे थे, उसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस पूरी साफ हुई और उसका गेन हुआ आपका। आज मेरा यह कहना है कि अगर 2% भी कांग्रेस गेन कर रही है तो वो सीधा सीधा बीजेपी का बेनिफिट, बीजेपी को बेनिफिट है। और मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति, मेरा ये अपना आंकलन है कि आज की स्थिति ये है कि जितना भी कांग्रेस गेन करेगी वो डबल डिजिट में आने जा रही है, बीजेपी को फायदा होगा और उसका बीजेपी आप कांग्रेस के गेन पे बीजेपी को फायदा दे रहे हैं, बीजेपी को आप जी दिनेश जी। नहीं, मेरा सिर्फ 2-3 निवेदन है, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में। पहली चीज देखिए, रणनीति के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाजपा की रणनीति जो है ठीक नहीं बैठी। भाजपा की रणनीति बनाने में कहीं चूक होती तो 2014 के आम चुनाव में जो सफलता मिली ना मिलती। अगर भाजपा के रणनीति बनाने में कहीं चूक होती तो हरियाणा में बहुमत की सरकार ना बनती। अगर भाजपा के रणनीति में चूक होती तो किसी पार्टी को सैकड़ा सेंचुरी लगाने में महाराष्ट्र में जो सफलता मिली वो ना मिलती। और अगर रणनीति में दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, रणनीति में अगर चूक हुई होती तो जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनने जा रही है। और ये चूक जो है दिल्ली में भी नहीं हुई है। जो मास्टर स्ट्रोक दिल्ली में खेला गया है, सारी पार्टियां चारों खाने चित हैं और आत्मविश्वास की भी कमी नहीं है। आप परिणाम देखिएगा। यानी कि जो बात आप कह रहे हैं वो संघ के मुखपत्र को समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज उन्होंने अलग तरह से रिपोर्ट बनाया। एक चीज आपकी बात, आप एक तरफ कहते हैं अभिभावक है, उन्होंने हमें तैयार करने के लिए कहा है। नहीं, एक चीज हो सकता है, लेकिन देखिए किसी ने नहीं सोचा था कि किरण बेदी जी पार्टी ज्वाइन करेंगे और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार। जो कह रहे हैं काफी हद तक लोग सहमत हैं, लेकिन एक बार आने से देखिए, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, क्या बुराई है? क्या वो डॉक्टर ही तो बनेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, इंजीनियर ही तो बनेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो आप विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब फैसला ले लेती है तब किसी कार्यकर्ता के मन में कहीं भी कोई किसी तरह का दुख नहीं होता है। सारे लोग एक साथ मिलकर लग रहे हैं। और एक चीज दिलीप जी, अंतिम बात कह रहा हूं, इस बार के चुनाव में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को मिलाकर इतनी सीटें नहीं होंगी कि विपक्ष के लायक हो। मैं फिर आऊंगा आपके स्टूडियो में। चलिए, आपका दावा है, आपके दावे की हकीकत को हम लोग 10 तारीख को परख लेंगे, उसमें कितना दम है। लेकिन पुष्पेंद्र, जो एक और पहलू है वो जिसको कि हम लगातार शायद नजरअंदाज करते आए हैं, कांग्रेस फैक्टर, कांग्रेस, जिसपे अभी अवधेश जी, भूपेंद्र धर्मानी जी कह रहे थे अगर कांग्रेस 2% भी गेन करती है तो वो बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी दूसरा घोषणा पत्र आज लाने के बाद, जहां वो छत देने का 15 साल बीजेपी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही तब उन्होंने छत नहीं दिया, 10 साल केंद्र में उनकी सरकार रही तब उन्होंने छत नहीं दिया, अब दूसरा घोषणा पत्र करके आनंद रावत जी जो कह रहे थे कि इसमें हमारी ये बात है, तो क्या इनसे चीजें वाकई कांग्रेस के लिए बदलेगी जिससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, जो मैनिफेस्टो की बात है, 2-2 विजन की बात है, 2-2 मैनिफेस्टो की बात है, ये हो सकती है उनकी रणनीति। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में जो बात, जितनी बातें मैं समझता हूं अवधेश जी कह रहे हैं, दिनेश भाई कह रहे हैं, दोनों जो मुख्य मेन पार्टियां हैं उनका एकमात्र एजेंडा ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना भरोसा शीला दीक्षित के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी को जितना
भरोसा कांग्रेस के उन लीडर्स पे है जिनको हाशिए पे लगा दिया है। उतना ही कांग्रेस के लोगों को इस बात का भरोसा है कि किरण बेदी के आने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खींचातान है, जो कार्यकर्ता नाराज हैं, जो संघ के लोग नाराज हैं, उससे इनको फायदा होगा। दोनों पार्टी अपनी ताकत में कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित हमारा काम कर रही है, ये कह रहे हैं विजय गोयल हमारा काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता बदल गए और इसके ऊपर दोनों कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जो बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जितना आगे बढ़ेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा, ये इस बात को दर्शाता है कि हमें हर्षवर्धन, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता, वीके मल्होत्रा, हमको अडवाणी जी जो दिल्ली के महारथी हैं उन पर भरोसा कम है। शीला दीक्षित जितना काम बीजेपी के लिए कर रही हैं, उतनी ही कांग्रेस पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि विजय गोयल पूरा जो है इंटरेस्ट के साथ उन्हें चुकाएंगे। लिहाजा ऐसे में आप पार्टी के वोटर किधर जाते हैं, नहीं जाते हैं, यह बात सच है कि जो अवधेश जी ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में यह कहना पड़ा कि प्लीज रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, राहुल जी बोल रहे हैं। अभी जो 2 सभाएं हुई हैं उसमें हम ये मानते जरूर हैं कि भीड़ ठीक थी, लोगों ने सुना। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह से कांग्रेस पार्टी कितना फायदा उठा सकती है। तब तो ये 2-2 विजन और 2-2 मैनिफेस्टो का कोई मतलब है नहीं। तो मैनिफेस्टो 15 साल बहुत होते हैं किसी एक सरकार को, किसी एक मुख्यमंत्री को लगातार बनाए रखने के लिए कि वो तमाम सारी बातें जो वो कहना चाहता है, जो करना चाहता है, वो उसको इंप्लीमेंट कर सके। अब अगर कोई घोषणा पत्र भारतीय कांग्रेस पार्टी ला रही है तो मुझे लगता है कि एक रस्मी तौर पर ला रही है, क्योंकि 15 साल लगातार बहुत कुछ कर सकता है आदमी और कोई ऐसा बड़ा एजेंडा नहीं होता जिसे आप लागू ना कर पाए। और अगर लागू नहीं हुआ है तो फिर दोबारा से ये लॉलीपॉप मैनिफेस्टो के द्वारा फिर कांग्रेस पार्टी पकड़ा रही है। देखिए हम लोग दिलीप जी, मैं जो कह रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा चुनाव हार रही है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक आसान जीत को अपनी गलत रणनीति से और नासमझी से उसने कठिन लड़ाई में बदल दिया। दूसरी बात, देखिए आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा जनाधार दिल्ली में है। लोकसभा चुनाव के बाद ही उसने काम करना शुरू कर दिया और ये छोड़कर कि हम किसी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले दिल्ली को मजबूत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के घोषणा होने तक अपने उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन नहीं कर पाई थी कि वो लोग काम कर सकें। अंतिम समय में आपने किया है, तो आप कई चीजों में पिछड़े हुए हैं। वहां केवल 29 पूर्व विधायकों को छोड़कर कोई काम नहीं कर रहा। आनंद जी, आखिरी 4 दिन पहले दिलीप जी, मैं आपसे एक सवाल, 4 दिन पहले आप आते हैं, सबको छत देने का वादा करते हैं। 4 दिन पहले आप दिल्ली में आते हैं, चुनाव से पहले आप कहते हैं मैं दिल्ली को सिग्नल फ्री बना दूंगा। 4 दिन पहले आप भिखारियों को हटाने, मोनोरेल शुरू करने का वादा करते हैं। 4 दिन पहले ये तमाम चीजें सेकंड, जिसको आप पार्ट 2 विजन डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि हम शहर के सभी लोगों को रात में छत मुहैया कराएंगे, खासकर सर्दियों में। हम चाहते हैं कि दिल्ली जो है भिखारियों से मुक्त हो, उन्हें स्किल आधारित ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं। इतने सारे वो वादे जो आप नहीं कर पाए, ये 5 साल में आप करने का वादा कर रहे हैं। 15 साल में नहीं हुआ उसमें कुछ भी। दिलीप जी, मैं एक बहुत मोटी बात इस चुनाव में कहना चाहता हूं, इस चुनाव के संदर्भ में, कि ये एक ऐसा चुनाव है जहां पर मतदाता बहुत खामोश है और कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि ये इस चुनाव में कोई मोटा मुद्दा नहीं है। जैसे भ्रष्टाचार 2013 के चुनाव में था, आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित जी और शीला दीक्षित जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और केजरीवाल जी सीधा शीला दीक्षित जी को चुनौती देते हुए उनके विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े थे। तो वो जनता को स्वाद बदलने के लिए उनकी वो चुनौती, उनका एक जोश, उनका एक उत्साह बहुत भा गया। और भारतीय जनता पार्टी शने तरीके से 2013 में काम कर रही थी, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में बनकर के आई। लेकिन आज की परिस्थिति अगर हम देखें 2015 फरवरी में, तो यहां पर स्थिति अब बहुत भिन्न तरीके से है, क्योंकि लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है, पिछले 9 महीने से बीजेपी को भी देख रही है। और जिस तरीके से इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी राजनीति के निम्न स्तर पर पहुंच गई है, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कराने के, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केजरीवाल पे निशाना कसते हुए कहा जाए कि उपद्रवी गोत्र है, या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा किरण बेदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसी ही भूमिका में आज कांग्रेस आ गई जैसे 2013 में बीजेपी थी, क्योंकि बीजेपी तब ना आम आदमी पार्टी के निशाने में थी, ना कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना साधा था। तो वही स्थिति आज कांग्रेस की है। कांग्रेस दोनों की लड़ाई में
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में कांग्रेस, इसमें मैं समझता हूं कि विजयी रहेगी। जो स्थिति 2013 में थी वही 2015 में कांग्रेस की बीजेपी दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहां पर कि 2013 में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आम आदमी पार्टी इतना चौंकाने वाले नतीजे लाएगी। उसी तरीके के नतीजे 2015 में कांग्रेस लाएगी। जिस तरीके की भीड़ राहुल गांधी जी की और सोनिया जी की भीड़ सभाओं में जुट रही है, वो इस बात का संदेश और इशारा है कि लोग कांग्रेस की पार्टी को जानते हैं। जगदीश नेहरा जी। हाँ जी, ऐसा है, जो मेरा आंकलन है वो ये है कि जो बीजेपी की बात स्पष्ट तौर पे अब जो गांव में मैं अभी होके आया कई गांव में, और मोदी जी की रैली थी यहाँ रोहिणी में, गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग टीवी पे मोदी जी की ये जो देख रहे थे भाषण, गलियों में अमूमन कोई नहीं था। हम कई गांव में घूमते गए। मेरा कहने का भाव ये है कि मोदी जी की जो ये ख्याति है वो कम नहीं हुई है, और इसका लाभ बीजेपी को दिल्ली में भी मिलेगा। और दिल्ली की जो एक और मैं बताना चाहता हूं कि जो अन्ना हजारे जी का जो संघर्ष था उसमें केजरीवाल जी और ये बेदी जी बराबर के हिस्सेदार थे। तो अन्ना हजारे के जो लोग हैं वो आज केजरीवाल जी से हटके और इधर भी आए हैं बेदी जी की तरफ से और बीजेपी के साथ मिले हैं। तो बीजेपी की स्थिति और बड़ी है बेदी जी के आने की वजह से बीजेपी की। तो चाहे 1%, 2%, 5%, मैं तो कहूंगा 10-15% जो अन्ना हजारे के लोग हैं वो इधर आए। आपने एक प्रश्न पूछा था जी, कि आपने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि दिल्ली को हम भिखारी बना देंगे। भ्रष्टाचार के कारण देश को आर्थिक अर्थव्यवस्था में कंगाली के इस हालत में पहुंचा देने वाला दल वो भिखारी मुक्त बनाने की बात करता है। और दूसरी बात इन्होंने किया कि जनता यहां की मतदाता कंफ्यूज है। एक बात मैं दावे के साथ दिलीप जी कह सकता हूं कि नेता कंफ्यूज होंगे, पार्टियां कंफ्यूज होंगी, लेकिन दिल्ली का मतदाता कंफ्यूज नहीं है। दिल्ली का अगर मतदाता कंफ्यूज होता है तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में ना होती। और दिल्ली की जनता आपने जो कहा सब विसारिए, वर्तमान की जरा सुन, आप बताइए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? बीच में बोलने वाली बीमारी से बचिए। हमारा सिर्फ एक कहना, चुनाव के मुद्दे बता दीजिए आप कि आप पार्टी और कांग्रेस, आप पार्टी और भाजपा की लड़ाई में कांग्रेस का फायदा होगा। आप इनके शब्दों पर गौर करिए, ये लड़ाई में नहीं है, ये फायदे की तलाश में है। इनको ये कष्ट है कि क्या भाजपा का थोड़ा सा, आज दुर्भाग्य है इस देश को कि कांग्रेस के साथियों को भी ये लगता है कि भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को और लाभ होना चाहिए। आपका है, आप ये चाह रहे हैं, इनकी स्टेटिंग है, जनता देख रही। इन्होंने कहा है कि अगर मेरी कम सीट, एक सीट भी अगर इनकी आ गई ना, क्योंकि दिल्ली को जनता, दिलीप जी एक ईमानदारी से मैं कहूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? दिल्ली की जनता जानती है चुनाव में मुद्दे क्या हैं? एक सीट आम आदमी पार्टी लोकायुक्त की बात कर रही है, होगी वो कांग्रेस की सीट नहीं होगी। क्या बीजेपी मांगे समर्थन देने वाली पार्टी क्या समझते हैं? आज भी अगर रोहिणी के चुनाव, रोहिणी के मंच से अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माँ बेटी की सरकार तो गई, तो ये क्या मुद्दा है दिल्ली के चुनाव में? खाता नहीं खुलेगा, चिंतित मत रहिए। आनंद जी कह रहे हैं कि आप जो है खुद लड़ाई में नहीं है, आप इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखिए आपको वास्तविकता बताई दिलीप जी, मैंने आपको दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जो वास्तविक आंकलन है मैंने उसके विषय में आपको बताया। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, खुद धरातल में काम कर रहा हूं। आपको भले ही लड़ाई में ना दिख रही हो, क्या आपको राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ आती हुई नहीं दिखा रही? अभी अवधेश जी ने इस बात को स्वीकारा, धर्मानी जी ने इस बात को स्वीकारा कि सोनिया जी की बदरपुर में रैली हुई थी, उसमें जो जनसमूह आया था। दिलीप जी आपको जानकारी नहीं होगी, इस बार जहां रैली हो अपना एक रिपोर्टर मैं एक ही बार कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा जी। नरेंद्र मोदी जी की कहीं पे भी रैली हो रही है, 10 जनवरी को रैली हुई थी तो वो बिल्कुल फेल हो गई थी। आज उनको 14-14, 15-15 विधायकों के साथ रैली करनी पड़ रही है। एक विधायक का प्रत्याशी भी अगर 5-5 हजार की भीड़ लाता है तो आप मान लीजिए कि 70 से 75 हजार की भीड़ आ रही है। तो ऐसे तो ये नरेंद्र मोदी जी अपनी सभाएं कर रहे हैं।
आप खुद देख रहे होंगे 14 से 15 विधायक उनके मंच पे होते हैं, उनके नाम भी लेते हैं वो। तो इस तरीके की तो कर रहे हैं। हमने बदरपुर में केवल बदरपुर के जो विधायक के प्रत्याशी थे राम सिंह नेताजी वही मंच पे थे। आज इस बात को देखिए कि हमारा एक क्षेत्र में इतनी भीड़ जुट रही है, आपके 14-15 प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी की भीड़ जुटा करके रैली को सफल कर रहे हैं। पार्टी अपने किसी रैली से कर ले या मोदी जी की जो रैली हो रही है, एक अपनी पूरी, आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, इस दिल्ली में एक रैली पहले तो 10 लाख रुपए के कोर्ट का हिसाब देना पड़ेगा दिनेश जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं बन सकता। आप इसको कहीं पर भी सच साबित नहीं कर सकते कि एक चाय बेचने वाला 10 लाख रुपए का कोट पहने, उसका पेमेंट आप देने गए थे। ये हम नहीं कह रहे, ये तो मीडिया कह रही है। खोखला ये चाय बेच करके तो कोई नहीं कमा सकता है। ये देश का प्रधानमंत्री जो भी है वो देश का प्रधानमंत्री है। रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चला। आनंदित ना होइए, आपको 10 तारीख को आप जितना आज आनंदित हो रहे हैं, 10 तारीख को इसी स्टूडियो में आइएगा, आप यहीं रो के जाएंगे। जनता आपको रुलाएगी। दिलीप जी, मैं कहना चाहूंगा जी, जो इन्होंने कहा कि आनंद जी ने कि 10-15 एमएलए का करना पड़ रहा है, इसके बारे में मैं भी कहूंगा, क्योंकि मैं उस एरिया में मेरी बहुत कम समय रह गया, एक मिनट जी। हाँ, एक मिनट, कि वो उत्तरी एरिया है दिल्ली का, उसके जो विधायक हैं उनकी रैली थी, इसलिए इस साइड वालों की नहीं, टोटल दिल्ली की रैली नहीं थी। कांग्रेस, आपको लगता है भाजपा इंप्रूव कर पाएगी? चलिए सीधा सवाल। बिल्कुल है, बहुत जो आज की स्थिति है उसमें बेहतर होगी दिनेश जी। आज की स्थिति बेहतर है दिलीप जी, मैं दावे से कह रहा हूं, भारत की सरकार बन रही है और दोनों दल मिलकर विपक्ष में रही। जी, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों किरण बेदी लाने और ये इंपोर्ट करने वाले नेताओं के चलते जो नाराजगी थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब से कमाल संभाली है उससे बेहतर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ पूरी तरीके से आप पार्टी से तनातनी में चली गई थी, लगता था कि चुनाव हारने वाली है, जो 5 जन बात करें, आज मुझे लगता है, आज की डेट में मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कुछ हद तक कामयाब होने जा रही है और उनका ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। अगर वो किरण बेदी को पीछे रखें और ये जो अंदरूनी खींचातान है इसको बाहर न लाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मुझे कोई शक नहीं है। धर्मानी साहब, देखिए, मुझे ये लगता है कि जो बात अभी आ रही थी, ये जो किसी भी पार्टी का मेन नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, वो 10-10, 15-15 कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कराता है। वो रैली जो है उसमें जो आज कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी की भाषा नहीं बोलेंगे। कुछ और कह रहा हूं। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहिए ना। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। आप सुनिए मेरी बात। मेरा ये कहना है कि जो बड़ा नेता आता है वो कम रैली करता है और उसका जो इनटेक है वहां पे किसको एड्रेस कर रहा है वो देखना चाहिए। और आज भी जो अट्रैक्शन मोदी का है वो किसी से छुपा नहीं है। और मेरे को ये लगता है, जो अभी पुष्पेंद्र भाई बात कर रहे थे, मैं तो शुरू में भी एक बात कही कि जो किरण बेदी को इंट्रोड्यूस करके बीजेपी ने अपना हिसाब किताब खराब किया था, अब वो नरेंद्र मोदी आकर उनको ठीक कर रहे हैं। वो कर चुके हैं काफी कुछ ला चुके। क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार ऐसी खराब स्थिति में पहुंचने के बाद इससे उबार पाएंगे? अगर नरेंद्र मोदी नहीं उबार पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं उबार पाएगा, सीधी सी बात। लेकिन एक बात साफ है, स्थिति है अब नहीं, सुधार मैं कह सकता हूं कि एक बात साफ है कि देखिए, केजरीवाल जैसे राजनेता से जिसका यूएसपी है एक्टिंग, सेल्फ एडवर्टीजमेंट और सॉफ्ट टारगेट पर हल्ला बोल, और बस अपने को महाक्रांतिकारी, महाआदर्शवादी और पकड़ में आ जाए तो भैया जांच करा लो, उसका जरा सामना करना कठिन हो रहा है। वो जितनी तेजी से झूठ बोल करके उसको सच साबित करता है, उसमें इनके लोग जरा वो उसका सामना नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। लेकिन ये एक बात ठीक है कि दोबारा से रणनीति में बदलाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले के जैसी विखंडन, टूट या पहले के जैसी निराशा नहीं है। रिजल्ट तो मैं 10 तारीख का ही इंतजार करूंगा। चलिए, आप आनंद जी, आपसे 2 सवाल है, एक छोटे सवाल है बिल्कुल, खास करके एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की जो लड़ाई है उससे आप फायदा देख रहे हैं, और दूसरे तरफ आपके नेता जो है, जब चंदा वाले बात पे जो फर्जी कंपनी चंदा ले, उस पर आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से जो 2013 में वही स्थिति होने वाली है? कांग्रेस रणनीति सब पर फेल पार्टी है इस समय, वो आनंद जी संशय में है। देखिए, हमारी स्थिति 2001
2011 में जो क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत करके लाई थी, कुछ कुछ वैसी ही है। और जब वर्ल्ड कप आ जाएगा और तब हम सब लोग बैठेंगे, तब सब कुछ हमारे साथी हो सकता है कि स्टूडियो में आने से भी कतराएंगे। खैर वो एक अलग विषय है। दूसरी बात, आपने जो केजरीवाल जी के काले धन के विषय में, जो चंदे के विषय में जो बात कही, उस पे आपके पार्टी का समर्थन की? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं पर भी कोई गलत नहीं है। अरुण जेटली जी का आह्वान करते हुए दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया था कि वो जो भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को जो चंदा दिया था उन पे कार्रवाई करे करके, जो बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसको चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय उस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो एक बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है। इसमें कहीं पर भी कोई राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीति इसमें भारतीय जनता पार्टी के दिल में खोट था, तभी उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। और जहां तक मैं यहां पर स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की बी टीम थी, दोनों ने राजनीति को इतने निम्न स्तर पर ले आए हैं कि आज दिल्ली के मतदाताओं के लिए मुद्दा बन गया है कि अगर ये पार्टियां सत्ता में आ गई तो क्या ये राजनीति, जो आज तक की राजनीति दिल्ली में साफ सुथरी रही थी, उसका क्या हश्र होगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि लोगों के दिल में जो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी और उसने जो विकास कार्य किए, वो मतदाताओं के जहन में जरूर रहेंगे वोट करने से पहले। कंक्लूडिंग पूरे 8 महीने में दिल्ली पार्टी को पूरे देश ने नकार दिया, वो अचानक पलट जाएगा, ये रावत जी ही कह सकते हैं, हम लोग तो नहीं मान सकते। अवधेश भाई, सवाल ये है कि अभी 4 दिन पहले इनके उपाध्यक्ष ने जब दिल्ली की राजनीति में वो कूदे, तो जयंती नटराजन का जो फिदाइन हमला था उसके बाद से वो नजर नहीं आ रहे। और आज के अखबारों में अनिल शास्त्री ने लिखा है कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर घुसम पैर मची हुई है। उसके बाद भी इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। और एन ऐसे मौके पे अनिल शास्त्री एक सीजन नेता है और अभी कांग्रेस पार्टी से निकले नहीं है और कांग्रेस में रहते हुए बयान दिया है। जयंती नटराजन पे तो इन लोगों ने आरोप लगा दिया कि साहब उनको जो है वो नया पार्किंग लॉट तलाश रही है, इसलिए बोली है। लेकिन अनिल शास्त्री ने तो पार्टी में रहते हुए कहा है। इसका असर दिल्ली की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। जयंती ने तो कहा मेरा टैक्स नहीं था, तो राहुल टैक्स था, उन्होंने खुद ही कहा। खत्म हो गया। आनंद जी, लास्ट वर्ड। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के परफॉर्मेंस आज के बयानों पे बताएं क्या कह रहे हैं आप। देखिए, कुलश्रेष्ठ जी जो बात कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। अगर राहुल जी की रैली के विषय में अगर बात करें तो कल ही हम लोगों की राहुल जी की रैली है, पदयात्रा का कार्यक्रम है, और कल आप खुद पत्रकार हैं, आप उस मैंने रैली में सवाल उठाया, आकलन करेंगे कि जिस तरीके से खत्म हो गया। माफी चाहता हूँ, आनंद जी को हम बुला ले।